हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ इन डिटेल। आज का टॉपिक है मेंटेनेंस टू हिंदू वाइफ। और हिंदू वाइफ की मेंटेनेंस बस हिंदू मैरिज एक्ट में ही नहीं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी है, साथ ही साथ सीआरपीसी में भी द वुमेन गेट्स अ मेंटेनेंस। सो आइए समझते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस। विल ऑल्सो सी कि इन तीनों एक्ट्स में डिफरेंसेस क्या हैं। विल ऑल्सो कवर द डिफरेंस ऑफ परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, as well as we'll see the landmark and recent case laws. So let's without wasting our time, let's move forward. तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस के दो प्रोविजंस हैं, विच इज सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25। सेक्शन 24 आपका डील करता है मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे के साथ। सो व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे? पेंडेंटे लीटे मीन्स maintenance which you get during the pendency of litigation। तो वाइफ को जो मेंटेनेंस मिलती है ना, जब तक लिटिगेशन चल रहा है, जब से एप्लीकेशन दी गई और जब वो डिक्री पास हो जाती, इस दौरान जो मेंटेनेंस मिलेगी इट इज़ मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे। तो अगर प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई है तो मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे भी खत्म हो जाएगा। परमानेंट एलिमनी इज डेल्ट इन सेक्शन 25। अब देखो, ये परमानेंट एलिमनी क्या होता है कि हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट ये परमानेंट एलिमनी 25 में मिलता है एंड दिस इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिसरप्शन ऑफ द मैरिज, जब मैरिज खत्म हो जाती है, प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती हैं। तो ये 25 और 24 में जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में आता है, यहाँ पर मेंटेनेंस और एलिमनी कोई भी क्लेम कर सकता है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। बट वही बात करें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की या फिर सेक्शन 125 सीआरपीसी की, तो वहाँ मेंटेनेंस बस और बस वाइफ क्लेम कर सकती हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हिंदू मैरिज एक्ट में तो नहीं डिफाइंड है, इट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3B ऑफ हामा। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 3B में आइए देखते हैं मेंटेनेंस की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। इट इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, रेसिडेंस। तो आप ये बोल सकते हो कि मेंटेनेंस के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें तो इंक्लूडेड हैं ही, लेकिन इनके अलावा जो एजुकेशन एक्सपेंसेस होती हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं वो भी इंक्लूडेड है। ओके, और ये अनमैरिड डॉटर के केसेस में जो रीजनेबल एक्सपेंस होंगे उसके मैरिज के, वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ फोकसिंग सोली ऑन वाइफ। तो वाइफ के केस में हमें ये सेकंड क्लॉज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट क्लॉज से हम ये समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस में ब्रॉडली क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है। अब आगे समझते हैं कि देखो, मेंटेनेंस क्यों देना पड़ता है हिंदू हस्बैंड को, वाइफ को क्यों मेंटेन करना पड़ता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पर्सनल लॉज, नो, वाइफ की जो राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने की इज एन इंसिडेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ मैट्रिमनी। इससे आप क्या समझ रहे हो? इससे ये पता चलता है कि मैट्रिमनी, शादी हुई है उनकी, इसीलिए लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है हिंदू हस्बैंड को मेंटेन करने की वाइफ ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। सो यहाँ पे जो लाइबिलिटी टू मेंटेन है इज सोली बिकॉज ऑफ द रिलेशन विच इज सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। रिलेशनशिप कैसा? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। तो इसीलिए वो उसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन बन जाती है, मतलब हस्बैंड को खुद ही देना पड़ेगा, वो किसी और को डायरेक्ट नहीं कर सकता कि तुम मेरी वाइफ को मेंटेनेंस दो। दिस इज अ पर्सनल ऑब्लिगेशन ऑफ द हस्बैंड बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट ऑफ मैट्रिमनी। अब देखो सेक्शन 24 में मैंने आपको पहले भी बताया था, सेक्शन 24 इज डीलिंग विथ व्हाट? इट इज डीलिंग विथ मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे, जिसको आप बोल सकते हो इंटरिम मेंटेनेंस, है ना। मतलब वो मेंटेनेंस जो प्रोसीडिंग के दौरान मिलती है, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है। तो प्रोसीडिंग के दौरान आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो इंटरिम मेंटेनेंस मिल रहा, दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स मिल रहा। ये दो चीज़ें सेक्शन 24 आपको प्रोवाइड कर रहा है।
किसको प्रोवाइड कर रहा है? आइदर स्पाउस को। मतलब अगर हस्बैंड इनकेपेबल है, हस्बैंड मेंटेन नहीं कर पा रहा है और वाइफ अच्छा अर्न कर रही है, तो वाइफ हस्बैंड को मेंटेन करेंगी। और अगर हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहा है और वाइफ इज़ अनेबल टू अर्न, वाइफ मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो हस्बैंड वाइफ को मेंटेन करेगा। मतलब 24 में आइदर स्पाउसेस, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं। कौन से हस्बैंड एंड वाइफ? हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट इनकम टू प्रोवाइड फॉर हिज और हर सपोर्ट, जिनके पास उतना इनकम नहीं है कि जब तक ये प्रोसीडिंग्स चले वो अपने आप को सपोर्ट कर पाए, एक्सपेंसेस दे पाए। देखो, इंटरिम मेंटेनेंस मतलब उसकी खुद की मेंटेनेंस है ना। सपोजिंगली वाइफ मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वाइफ इंटरिम मेंटेनेंस के लिए 24 में एप्लीकेशन डालेगी। और एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस का मतलब है कि मान लो वाइफ ने फाइल किया है हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए, तो जो लॉयर की फीस होंगे, स्टैम्प चार्जेस होंगे, क्लरिकल चार्जेस होंगे, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे एंड वेरियस अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो उसको लिटिगेशन में लग रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लिटिगेशन कंडक्ट ही ना कर पाए पैसों की कमी के कारण, फंड्स की कमी के कारण। तो इसीलिए 24 सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप हस्बैंड को डायरेक्ट करेगा, आप एक्सपेंसेस भी दो और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी दो, ताकि वो अपना भरण पोषण कर पाए इस दौरान। अब देखो, इट कैन बी क्लेम्ड इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स टू ऑब्टेन डिक्री ऑफ नलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मान लो वो उसकी वाइफ है ही नहीं, है ना। मान लो कि वो मैरिज वॉइड मैरिज है। वॉइड मैरिज कब होता है? वॉइड मैरिज तब होता है, बाइगैमस मैरिज है ना। सेकंड वाइफ है उसकी, बाइगैमस मैरिज है, या फिर दोनों सपिंदर रिलेशनशिप में थे, या फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में थे। तो ये सारी मैरिजेस क्या होती हैं? वॉइड मैरिज है। तो अगर वॉइड मैरिज है और डिक्री ऑफ नलिटी लेने गए सेक्शन 11 के अंदर, सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है दैट इन केस ऑफ वॉइड मैरिज यू कैन टेक अ डिक्री ऑफ नलिटी। तो जब वॉइड मैरिज है तो क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आता होगा कि अगर वॉइड मैरिज है, टेक्निकली वो उसकी वाइफ ही नहीं है, तो फिर क्या तब भी मेंटेन करना पड़ेगा? तो देखो, हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 का एप्लीकेशन किसी भी प्रोसीडिंग्स में फाइल हो सकता है। एनी प्रोसीडिंग, चाहे वो डिक्री ऑफ नलिटी की ही प्रोसीडिंग्स क्यों ना हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। द प्रोविजन अप्लाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच स्पाउस अपीयर्ड एज द इनिशिएटर ऑफ मेन प्रोसीडिंग्स और नॉट। व्हाट इट इज सेइंग? ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो मेन प्रोसीडिंग्स होती हैं वो किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, जिसमें आप 24 का मेंटेनेंस ले सकते हो। तो अगर प्रोसीडिंग्स हैं, मान लो आरसीआर की प्रोसीडिंग्स हैं, या फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं, जुडिशियल सेपरेशन की प्रोसीडिंग्स हैं, अगर वो प्रोसीडिंग्स दो हस्बैंड ने शुरू की है, फिर भी वाइफ एप्लीकेशन इंटरिम मेंटेनेंस का डाल सकती है 24 का। ये बात वही बोल रहा है कि चाहे इनिशिएटर, शुरुआत करने वाला मेन प्रोसीडिंग्स का कोई भी हो, लेकिन उस प्रोसीडिंग चल तो रही है ना, उस प्रोसीडिंग में अगर वो नहीं मेंटेन कर पा रही है तो किसके पास जाएगी? इसीलिए सेक्शन 24 बना है। ओके, कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑन द ग्राउंड दैट एप्लीकेंट इज नॉट लाइकली टू सक्सीड इन द डिस्प्यूट। यहाँ पे मेन जो पर्पस है ना, वो है कि 24 का कि प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो पाए ढंग से, फंड्स की कमी ना हो पाए। तो ये बात कि लाइकली नहीं है कि वो पार्टी, वाइफ जो मांग रही है इंटरिम मेंटेनेंस, वो सक्सीड कर पाएगी। फिर भी यहाँ पर
उसको मेंटेनेंस मिलेगा? बिकॉज ये बात इममटेरियल है कि वो सक्सीड करती है या नहीं करती है अपने डिस्प्यूट में। और जो सेक्शन 24 है ना, वो एक समरी इंक्वायरी है एंड नॉट अ ट्रायल एट लेंथ। समरी इंक्वायरी है, स्पीडी इंक्वायरी है। यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन लगा रही है ना, जो भी लगा रहे हैं, अगर हस्बैंड अनेबल है तो हस्बैंड लगा रहा है, वाइफ अनेबल है तो वाइफ लगा रही है। तो जब भी इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन आ रहा है, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन अ समरी मैनर, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड स्पीडली। एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम विच डेट? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अदर पार्टी। ठीक है, अब देखो, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है मनीष जैन वर्सेस आकांक्षा जैन का। इसमें क्या बोला गया? इसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि कोर्ट के पास एक वाइड डिस्क्रिशन होती है मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे के मैटर में, इंटरिम मेंटेनेंस देने के मैटर में। ओके, क्योंकि यहाँ पे ना हम ये नहीं चेक करते, मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे में हम कंडक्ट नहीं चेक करते पार्टीज का कि अच्छा वाइफ क्लेम तो कर रही है मेंटेनेंस, बट वॉज अ कंडक्ट गुड? ये सब चीज़ हम नहीं चेक करते। उनका स्टेटस क्या है ये हम नहीं चेक करते। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोसीडिंग्स के दौरान वो मेंटेन कर पाए, लैक ऑफ फंड्स ना हो जाए, कि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू ही ना हो पाए। तो वहाँ पे कंडक्ट क्या है पार्टीज का, स्टेटस क्या है पार्टीज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें नहीं चेक होती हैं। सो यहाँ पे बहुत ही वाइड डिस्क्रिशन होता है इन द मैटर ऑफ ग्रांटिंग मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे। और वाइड डिस्क्रिशन तो होता है, लेकिन डिस्क्रिशन कभी भी आर्बिट्री नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए। सो इट हैज़ टू बी गाइडेड ऑन द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैट्रिमोनियल लॉ। और आपको एम और ऑब्जेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन देखो, अब हम मेंटेनेंस तो ऑर्डर कर रहे हैं ना, हम कंडक्ट नहीं चेक करेंगे ये सब, लेकिन क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि एपेलेंट की खुद की कितनी इनकम है और रिस्पोंडेंट की कितनी इनकम है। वाइफ एप्लीकेशन फाइल कर रही है तो वाइफ की कितनी इनकम है, और जिस हस्बैंड से वो मांग रही है उस हस्बैंड की कितनी इनकम है। तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना एक फेयर अमाउंट ऑफ क्वांटम। मान लो वाइफ कोई आईएएस ऑफिसर है और हस्बैंड एक छोटा सा क्लर्क है, तो क्या वाइफ मेंटेनेंस मांगेगी हस्बैंड से? वैलिड और जस्टिफिएबल रहेगा? नहीं रहेगा, बिकॉज वाइफ हियर इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। लेकिन मान लो वाइफ एक जॉब ही नहीं कर रही है, या फिर जॉब कर रही है बट शी इज अर्निंग वेरी लेस, उसमें उनका मेंटेनेंस और खर्चा नहीं निकलेगा। तो इसी सारी बातों को डिसाइड करते हुए कोर्ट क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड करेगा। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है, देखो फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है ना वाइफ के पेरेंट की, वो एक मटेरियल फैक्टर नहीं है, है ना, डज नॉट कवर। अब वाइफ, हम ये देखेंगे कि वाइफ क्या कर रही है, वाइफ की इंडिपेंडेंट खुद कितनी इनकम है, खुद कितनी प्रॉपर्टी है जिससे वो मेंटेन कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। वाइफ, ये कंटेंशन अगर हस्बैंड लेता है कि वाइफ के पेरेंट्स बहुत ही वेल सेटल्ड हैं, वो अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं, दीज थिंग्स आर इमटेरियल। क्यों? क्योंकि शादी के बाद हस्बैंड की पर्सनल ऑब्लिगेशन होती है वाइफ को मेंटेन करने की, विच इज अराइजिंग आउट ऑफ देयर मैट्रिमोनियल स्टेटस। सो वाइफ के पेरेंट्स चाहे कितने भी एफ्लुएंशियल क्यों ना हो, इट इज इमटेरियल। ओके, और कितना मेंटेनेंस होगा कितना नहीं, ये हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे वेरी करेगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे जो केस है वो है चित्रलेखा वर्सेस रंजीत राय का। सो द दिल्ली हाई कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड 24, क्या है ऑब्जेक्ट जो हम बात कर रहे उतनी देर से, कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना कब तक? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ताकि उसके पास सफिशिएंट फंड हो, ताकि वो खुद को डिफेंड कर पाए और लिटिगेशन भी कैरी कर पाए।
और वो सफ़र ना करे, प्रेजुडिस ना कॉज हो जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक आवर चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू लॉ इन डिटेल। आपके कोई भी डाउट्स हैं सो यू आर फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अगर आपको चाहते हो कि आप मैं किसी अदर चीज़ों पे वीडियो बनाऊं देन आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 25 क्या है? सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी मिलती है और मेंटेनेंस मिलती है। किसको? आइदर स्पाउस को, जो भी खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब देखो, जैसे हमने 24 पढ़ा था ना कि पेंडेंसी के दौरान मिलती है, लेकिन 25 में परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस कब मिलेगी? ये मिलती है एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ डिक्री, एनी डिक्री। तो जब 9 से 13 वाली कोई डिक्री पास हो गई है ना, प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई हैं, ये डिक्री पास हो गई, उस वक्त मिलती हैं या फिर उससे सब्सिक्वेंट टाइम पे मिलती है। ओके, सो दिस इज द टाइम एट एनी टाइम, है ना, पास से एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू इट। आप समझ गए होंगे कि किस वक्त पे मिलती है। अब देखो इसमें किस तरीके से मेंटेनेंस मिलती है। या तो आपको एक ग्रॉस सम मिल जाएगा। ग्रॉस सम मतलब पूरा एक फुल फ्लेजेड सम डिटरमाइन करके आपको दे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू इट। या फिर हर मंथ आपको कुछ सम दिया जाएगा, या फिर हर कुछ पीरियड के बाद आपको कुछ सम दिया जाएगा, ठीक है। और ये तीनों ही चीज़ें जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब जो मांग रहा मेंटेनेंस, जब तक वो जिंदा है तब तक ही देना है, उसके बियॉन्ड नहीं देना है। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि अगर मान लो वाइफ मांग रही है एंड शी इज़ रीमैरिड, तो आपको उसके रीमैरिज तक ही देना है, बिकॉज जेन्युइन है ना। रीमैरिज के बाद हस्बैंड, फॉर्मर हस्बैंड क्यों मेंटेन करेगा? उसके बाद उसका सेकंड हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा, है ना। लेकिन अगर रीमैरिज नहीं होता है तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जो सम मिलता है वो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ एनी डिक्री मिलती है, या फिर एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट टू। एनी डिक्री से क्या मतलब है हमारा? एनी डिक्री से मतलब है एनी काइंड ऑफ डिक्री जो 9 से 13 तक में दी जा रही है। सो 9 में अगर आरसीआर की डिक्री दे दी गई, या फिर उसके बाद वाले सेक्शंस में आपको 13 में मान लो डिवोर्स की डिक्री दे दी गई, 11 में वॉइड मैरिज, 12 में वॉइडेबल, तो चाहे 9 से 13 कोई भी डिक्री मिल रही हो, आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हो 25 के अंदर। अब देखो, एक बहुत ही लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, चांद धवन वर्सेस जवाहर धवन का। आओ देखते इसमें क्या बोला। इसमें बोला, हेल्ड दैट द फ्रेज पासिंग एनी डिक्री मीन्स दैट an order of permanent alimony can be made when the decree is passed। जब डिक्री पास हो रही है तभी मेंटेनेंस मिलेगी, एंड नॉट वेयर द मेन पिटिशन इज डिसमिस्ड और विड्रॉन। मेन पिटिशन मान लो आपका 13 वाला था, अगर मेन पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया, 13 में क्या आता है? डिवोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ, मान लो कोई भी पिटिशन डाल का एग्जाम्पल ले सकते हो, 9 से 13 में हमने डिवोर्स का लिया है, तो मान लो 13 में हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए क्लेम किया था, और अगर डिवोर्स का पिटिशन ही, मान लो वाइफ ने डिवोर्स के लिए क्लेम किया था और डिवोर्स का पिटिशन ही डिसमिस या विड्रॉ हो जाता है, तो फिर वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे वर्ड्स क्या यूज्ड है? पासिंग एनी डिक्री। तो डिक्री पास होती है और सब्सटैंटिव रिलीफ मिलता है, तभी जाकर मेंटेनेंस आप ले सकते हो 25 में। तो अगर डिक्री पास ही नहीं हुई है, वो डिसमिस हो गई या विड्रॉ हो गई, तो फिर यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी मेंटेनेंस।
Word decree refers to decree passed under 9 to 13 which results in disruption of marital status, है ना। तो ये डिक्री जो डिसरप्ट करती है मैरिटल स्टेटस, है ना, मैरिटल स्टेटस डिस्टर्ब करती है मतलब बाधाएं लाती है मैरिटल स्टेटस में। ये सारी डिक्रीज, चाहे वो कोई सी भी नेचर की डिक्री हो, 9 to 13 यू कैन गो एंड फाइल फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, ठीक है। तो वही है कि अगर स्पाउस फेल कर जाता है रिलीफ लेने के लिए अंडर सेक्शन 25, मान लो कि मेन जो पिटिशन है डिसमिस कर दी गई, तो अब मेन पिटिशन डिसमिस कर दी गई तो कुछ डिक्री पास ही नहीं हुई है, तो 25 में नहीं मिलेगी। उस केस में वाइफ फ्री है कि वो सेक्शन 18 के हामा के अंदर मेंटेनेंस क्लेम कर ले। ओके, अब देखो जो 25 में जो डिक्री पास हुई है उसको वेरी भी किया जा सकता है और रिसाइंड मतलब खत्म भी किया जा सकता है। लिखा है ना आइदर पार्टी के इंस्टेंस पे, है ना, कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ हो वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं 25 क्लॉज 2 में कि डिक्री को वेरी कर दिया जाए, मॉडिफाई या रिसाइंड कर दिया जाए, ठीक है। और कोर्ट में मतलब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वेरी करना है या नहीं, मॉडिफाई करना है या नहीं, या रिसाइंड करना है या नहीं। लेकिन मान लो ग्रॉस सम ऑर्डर हो गया था, है ना, 25 के क्लॉज 1 में फुल फ्लेजेड अमाउंट डिसाइड करके एक बार दे दिया गया था, तो ग्रॉस सम ऑर्डर हो गया था, तो अब उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे ना, बिकॉज इट इज अ वन टाइम सम, तो उस केस में नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पे मंथली या पीरियोडिकल सम है वहाँ पर आप उसको वेरी, मॉडिफाई, रिसाइन करने का ऑर्डर डाल सकते हो, ठीक है। और वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है कि वो करेगा या नहीं करेगा। अब देखो 25 क्लॉज 3 में ना कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं जिसमें रिसाइंड की जा सकती है मेंटेनेंस की ऑर्डर जो 25 क्लॉज 1 में पास हुई है। अगर पार्टी ने शादी कर ली, है ना, तो अगर वाइफ को मेंटेनेंस मिला था और वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, शी हैज गॉट रीमैरिड, तो अब ये दूसरा वाला हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा, इस हस्बैंड की लाइबिलिटी एंड्स। सो यहाँ पर इस ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑर्डर को रिसाइन किया जा सकेगा। या फिर वाइफ ना अनचेस्ट हो गई है, हैज नॉट रिमेन चेस्ट, दैट इज वो अनचेस्ट हो गई है, मान लो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं आउटसाइड द वेडलॉक, तो वहां पर भी पर्सनल लॉज इस टेलिंग कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। वैसे ही मान लो हस्बैंड भी तो मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकता है ना, 24 में भी और 25 में भी। तो अगर हस्बैंड को मेंटेनेंस मिला है और हस्बैंड इज बेसिकली डूइंग अडल्ट्री, मतलब ही इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वुमेन आउटसाइड वेडलॉक, तो यहाँ पे भी हस्बैंड के फेवर में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसे रिसाइन कर दिया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। अब देखो हम समझते हैं कि परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे में डिफरेंस क्या होता है। ये बेसिकली एक अलाउंस होता है फॉर द सपोर्ट ऑफ द क्लेमेंट जो फॉर्मर स्पाउस पे करता है, लेकिन पेंडेंटे लीटे ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स दिया जाता है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए और एक्सपेंसेस जो है प्रोसीडिंग्स के वो दे पाए। ये पास कब होता है, टाइम ऑफ पासिंग क्या है, एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ एनी डिक्री या फिर कोई भी टाइम उसके बाद। और मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे की पासिंग टाइम क्या है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। ओके, ये कब तक के लिए ग्रांट होता है, लाइफ टाइम तक के लिए ग्रांट होता है या फिर जब तक कि दूसरा पार्टी रीमैरी ना कर ले या फिर अडल्ट्री ना कमिट कर ले। लेकिन मेंटेनेंस पेंडेंटे लीटे कब तक ग्रांट होता है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, है ना। ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होता, ना ही उसके रीमैरिज के डेट तक होता, ना ही अडल्ट्री का कोई फर्क पड़ता है, ये बस पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान ग्रांट होता है। आई होप ये क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डील करेंगे
Section 18 of HAMA and CRPC will be uploaded in the next video. The link will be provided in the description box. Thank you everyone.